अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। इन्वेंट्री वो चीजें जो हमारे पास पड़ी हैं बेचनी है। अब चाहे वो ट्रेडिंग बिजनेस है तो फिर सिर्फ गुड्स की हालत में है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो फाइनल गुड्स भी हो सकती हैं, और फाइनल गुड्स तक पहुंचने के रास्ते में यानी वर्क इन प्रोसेस भी हो सकता है, और बिल्कुल शुरू में यानी रॉ मटेरियल भी हो सकता है। सब अल्टीमेटली तो वो गुड्स की शक्ल में ही बनने वाले हैं। तो ये सारी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री एसेट है। एसेट नहीं, एंडिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? जो साल के एंड पे बच गई। एसेट क्यों है? क्योंकि इससे भी बेनिफिट नहीं मिला। एसेट है तो एसओएफपी में आएगा। एसओएफपी में है तो उसकी क्या अमाउंट होगी? वो होगी लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। कॉस्ट पढ़ानी शुरू की थी। कॉस्ट होती है इन्वेंट्री हमारे पास जिस हालत जिस जगह पे है वहां तक पहुंचने के लिए कितना खर्च हुआ था, वो कॉस्ट है। अब उसकी मुख्तलिफ शक्लें थी। अगर वो इन्वेंट्री खरीदी गई है तो जितना खरीद के लाने पे खर्चा आया था, अगर बनाई गई है तो मटेरियल, लेबर, एफओएच, ये सब शामिल है। फिर अगला मसला ये पड़ा था कि अगर सारे के सारे यूनिट्स एक जैसे हैं तो ये मुश्किल हो जाएगा पहचानना कि जो बचे हुए हैं वो किन में से बचे हुए हैं। इस मसले के हल था फाइफो और एफको। और फाइफो एफको भी था दो सिस्टम्स में, पीरियोडिक में और परपेचुअल में। तो ये जो फाइफो और एफको मैंने सिखा दिया, प्रैक्टिस करा दी, ये सब मैंने की थी ट्रेडिंग बिजनेस की। मुझे लगता है शायद मैंने हेडिंग भी दी थी ट्रेडिंग, कि मैं अभी ट्रेडिंग की फिलहाल बात कर रहा हूं। हाँ, ट्रेडिंग बिजनेस की बात की थी। कल वाले सवाल से रिलेटेड उसकी भी समरी। अगर पीरियोडिक है फाइफो तो फाइफो पीरियोडिक के अंदर क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा, जो आखिरी परचेजेस में से बचे हुए यूनिट्स हैं वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। और कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं, और वेटेड एवरेज पीरियोडिक, उसमें सारे पीरियड का ओपनिंग और सारी परचेजेस ऐड करके एवरेज रेट निकला, और जो बचे हैं वो सब उस एवरेज रेट वाले हैं। ये हो गया पीरियोडिक। पीरियोडिक के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए या तो फाइफो है तो शुरू वाले बेचने शुरू करते हैं, और अगर फार्मूला लगाना है तो वो एक बड़ा सा फार्मूला बताया था आपको, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस जो भी सेल के अलावा आउट्स हैं उनकी कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल निकल आएगी। और अगर परपेचुअल है तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगी? कॉस्ट परपेचुअल है तो चाहे फाइफो चाहे एफको, परपेचुअल में क्लोजिंग स्टॉक कैसे पता चलेगा? उस टेबल की वर्किंग में सबसे आखिर में जो बचा होगा। फाइफो में सारे इश्यूज के ऊपर क्या रूल लगा रहे थे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और वेटेड एवरेज में इश्यूज के ऊपर क्या रेट लगा रहे थे? जो उस वक्त स्टोर में एवरेज चल रहा था। दोनों में कॉमन बात यह थी कि एंड पे जो बचा रह जाएगा वो क्लोजिंग स्टॉक। और कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी हो तो सारा टेबल में डिटेल मौजूद है, उसमें जितने भी सेल की लाइनें थी, सेल रिटर्न्स थे, उन सबका नेट एडिशन ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। परपेचुअल में वो बड़ा फार्मूला लगाने की मोहताजी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी तफसील वहां टेबल में नजर आ रही है। अच्छा, अब जो पीरियोडिक था ना कल वाले सवाल में, उसमें स्टूडेंट ने सवाल ये पूछा कि ठीक है आपने रिक्वायरमेंट में तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रखवाया था, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी होती, डेटा बताइएगा कल वाला ओपनिंग क्या था? 200 थे 22 वाले। फिर परचेज क्या क्या किए? 500, एक्चुअली 480 ना। थर्टी बस। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक है 240। अब ये जो 240 है, फाइफो में क्लोजिंग स्टॉक तो पक्की बात है कि 150 ये हैं, और बाकी इसमें से 90 है। फाइफो में क्लोजिंग स्टॉक तो आखिर में से ही होगा। अब रह गई बात, सेल कितने थे? सेल के यूनिट देखें कितने? 480, और नेट के देखें ना कितने, सब मिला के रिटर्न वगैरह माइनस करके। सेल जी, रिटर्न वगैरह नेट करके 6 सेल्स नेट ऑफ सेल रिटर्न्स कितना? 640। ड्राइंग्स कितनी? 40। लॉस्ट कितने? 10। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी हो तो सवाल यह है कि क्लोजिंग स्टॉक तो ठीक है, ये 150 और इसमें से 90, तो सेल इनमें से कौन से, ड्राइंग्स इनमें से कौन सी, लॉस्ट इनमें से कौन से? ये ना मैनेजमेंट की मर्जी। ये जो फाइफो मेथड बनाया गया है ना, असल में ये बनाया गया है क्लोजिंग स्टॉक को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि फाइफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड किसके लिए है? इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए ना। तो ये मेन डिस्कशन इसकी ये थी। ये तो तय है बात कि जो रिसेंट परचेजेस थी उन्हीं में से क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। अब बाकियों का क्या करना है, ये मैनेजमेंट की मर्जी है। इसलिए सवाल वाला इस पे नहीं उलझाता कि ये 10 किस में से हैं। आपकी मर्जी है, चाहे वो इनमें से ले ले, चाहे वो इनमें से ले ले, चाहे इनमें से ले ले। चलो मैं सेल पूरे कर लेता हूं पहले। सेल वाले 640, 200 ये हैं, और 440 ये है, यानी ऊपर वालों को सेल कर लें। कितने रह गए? 40।
और बाकी 10। लेकिन ये इतना कुछ ज्यादा सेंसिटिव मसला नहीं है कि ये किन में से और ये किस में से, ये मैनेजमेंट की मर्जी। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्लोजिंग स्टॉक रीसेंट परचेजेस में से होगा। अब इसमें से अगर एग्जाम में फर्ज करें ये आ ही जाता सवाल, तो इसमें स्टूडेंट की मर्जी है कि वो इनके ऊपर कौन से वाला रेट ले रहा है, ये 10 किस में से लेने हैं, चाहे तो इनमें से ले लें चाहे इनमें से ले लें। ज्यादा बेहतर वैसे ये है जो मैंने बनाया कि पहले सेल करा लें, बाकी उनके बाद बाकी चीजें करा लें और सबसे आखिर में स्टॉक बचा लें। ये भी एक बच्चे ने पूछा था कि इसको इस तरह भी डिस्कस कर दें, तो मैंने ये वो बताया। किधर गया वो आंसर्ड। तो फाइफो में मेन चीज है क्लोजिंग स्टॉक मोस्ट रीसेंट परचेजेस में से होगा, बाकी कौन से होंगे मैनेजमेंट की मर्जी है। चलें आप सेल पहले करा लें, बाकी उसके बाद कर लें। कल जो किया उसमें रिटर्न्स वाली जो मैंने बात की थी, या आगे जब मैं एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना बोर्ड पे, तो ये बात रिटर्न वाली दोहरा दूंगा। अभी मैं ज़बानी नहीं करता फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगी। मैंने कल रिटर्न के बारे में बात दी थी कि रिटर्न ओरिजिनल ट्रांजैक्शन का रिवर्सल है, इसलिए वही रेट लगेगा जो उस ओरिजिनल ट्रांजैक्शन पे था। इस बात को मैं दोहरा दूंगा जब हम पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, ये बात फिर आएगी पास्ट पेपर्स करते हुए। उसके अलावा कल तक जो पढ़ा उसमें किसी का कोई सवाल परेशानी है तो बताएं। चले जी, किसी ने कुछ नहीं पूछना। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक होती है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। तो पहले रॉ मटेरियल की बात कर लेते हैं। कल तक जो पढ़ा ट्रेडिंग बिजनेस, कल तक जो ट्रेडिंग बिजनेस की चीजें पढ़ी थी उसमें हमने क्या क्या कैलकुलेट किया है। इनफैक्ट दो ही चीजें कैलकुलेट की हैं, क्या कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल्स। और पीरियोडिक और परपेचुअल, पीरियोडिक में FIFO किया, FO किया, परपेचुअल में FIFO और FO। पीरियोडिक में FIFO में क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक रीसेंट परचेजेस में से निकाली और सेल्स जो है वो उस बड़े फार्मूले से भी या फिर वैसे चुन चुन के सेल कर लें। FO में क्या किया, एवरेज रेट निकाला, क्लोजिंग स्टॉक पे वो एवरेज रेट लग गया और कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए बेशक वही एवरेज रेट लगा लें या उसी बड़े फार्मूले से कर लें। परपेचुअल में क्या किया, FIFO हो या FO हो, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला, उस टेबल के जो आखिर में बचा हुआ था। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकाली, उस टेबल में जो सेल और सेल रिटर्न की लाइनें थी उनको चुन चुन के ऐड कर लिया। ठीक है, ये हमने किया है। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सवाल हुआ, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का सवाल हुआ, तो इसके लिए वही सारी मेहनत है, सेम फॉर्मेट, सेम कैलकुलेशन, सब कुछ वही है। जो हमने ट्रेडिंग बिजनेस में गुड्स के बारे में सीखी है ना, सारी कैलकुलेशन फॉर्मेट सब वही है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको दो बातें बता रहा हूं, वो आपने ना खुद अपने अल्फाज में उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, पश्तो जैसे मर्जी लिखें, लेकिन आपने अपने लिए लिखना है, खुद लिखना है अपने लिए, अपने अल्फाज में, लेकिन लिखना जरूर है। यहां तक लिखें, फिर बताता हूं। यहां तक लिखा। एक बात ये लिख लेना कि जैसे हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ट्रेडिंग बिजनेस में निकालना सीखा है, बिल्कुल सब कुछ वही होगा क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल निकालने के लिए। जो जो कुछ हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाला है ना पहले, उसकी कॉस्ट, उसके यूनिट्स, बिल्कुल वैसे ही रॉ मटेरियल के साथ भी वही सब होना है। दोबारा क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स भी, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट भी, जैसे आपने ट्रेडिंग बिजनेस पिछले 2 दिन में की है, वही सब कुछ वैसे ही होना है रॉ मटेरियल के क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी। यानी वही सारी मेहनत, वही फॉर्मेट, सब कुछ वही है। जैसे ट्रेडिंग बिजनेस में हम क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट या यूनिट्स निकाल रहे थे, बिल्कुल सब कुछ वैसे ही, उसी फॉर्मेट, उसी फार्मूले से रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के लिए भी क्लोजिंग स्टॉक वैसे ही निकलना है। वही टेबल बनना है, उसी तरह से FIFO, उसी तरह से FO, सब कुछ वैसे ही होना है। यानी अगर परपेचुअल है तो क्लोजिंग रॉ मटेरियल कैसे पता चलेगा, जो टेबल के आखिर में बचा होगा। और पीरियोडिक है तो क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का FIFO हुआ तो रीसेंट परचेजेस, क्योंकि रॉ मटेरियल भी परचेज होता है, रीसेंट परचेजेस में से बचा हुआ होगा। और अगर FO हुआ तो एवरेज रेट निकालेंगे। तो सारे काम वही हैं जो ट्रेडिंग बिजनेस में गुड्स के लिए पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं। तो रॉ मटेरियल के क्लोजिंग स्टॉक, यूनिट्स, उसकी कॉस्ट, सब बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स में कर रहे थे। लिखा। दूसरी बात लिखें कि उधर गुड्स में जो जो भी कैलकुलेशन, जो जो भी मेहनत करके हमारा आंसर कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल रहा था,
यहां पर उसी सारी मेहनत, उसी सारी कैलकुलेशन का जो आंसर निकलेगा, अब वो कॉस्ट ऑफ सेल नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा। दोबारा, अच्छा, अगर तो आप मेरे अल्फाज पकड़ के दोबारा लिखने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको कुछ नहीं लिखा जाएगा। मेरी बात समझें और अपने आप को समझा के खुद ही लिख लें। ट्रेडिंग बिजनेस जो पिछले 2 दिन से कर रहे हैं, उसमें जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल रहे थे, कैसे निकाल रहे थे? अगर पीरियोडिक है तो FIFO वेटेड एवरेज, परपेचुअल है, सॉरी पीरियोडिक है तो वो बड़ा फार्मूला लगा रहे थे, और अगर परपेचुअल है तो उस टेबल में से सेल्स ढूंढ ढूंढ के लिख रहे थे। अब अगर रॉ मटेरियल का सवाल हुआ तो इसमें भी वही सारी मेहनत जो कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए करते थे और आंसर कॉस्ट ऑफ सेल निकल आता था, अब उसी मेहनत का जो आंसर आएगा वो कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं कहला रहा होगा, वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कहला रहा होगा। अभी भी नहीं समझ आ रही क्या लिखना है? जो अभी भी मुश्किल में है, दोबारा बताता हूं। जैसे ट्रेडिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर रहे थे, पीरियोडिक है तो उस बड़े फार्मूले से, कौन से बड़े फार्मूले से? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सारे आउट्स की कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आंसर क्या आ रहा था? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब अगर वो सवाल फिनिश गुड्स की, ट्रेडिंग के फिनिश गुड्स की बजाय मैन्युफैक्चरिंग के रॉ मटेरियल का सवाल होगा, तो यही सारी चीजें, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सारे आउट्स की कॉस्ट माइनस क्लोजिंग, अब इसका आंसर क्या होगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्योंकि वो गुड्स थी ना, वो गुड्स बिकती हैं, ये मटेरियल है, ये किधर जाता है? ये कंज्यूम होता है। तो जो सारी मेहनत कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए कर रहे थे, वही सारी मेहनत होगी, लेकिन अब उसका जो आंसर निकलेगा वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा। इसको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी कह सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, यानी वो जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होगी उसको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी कह सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के वर्क इन प्रोसेस का सवाल हुआ तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये टॉपिक ही अलग है, इस चैप्टर में ये डिस्कस नहीं होगा। इसको हम पढ़ेंगे, हैं हार्ड में नहीं पढ़ेंगे भाई, प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ेंगे, इसको प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग एक चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे। फिनिश गुड्स का सवाल आ जाता है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि ट्रेडिंग बिजनेस है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है? सवाल पढ़ के आइडिया हो जाएगा, सवाल पढ़ के आइडिया हो जाएगा। रॉ मटेरियल का वर्ड आ गया, वो तो है ही मैन्युफैक्चरिंग। गुड्स की बात हो रही है तो भी पता चल जाएगा, सवाल की अंग्रेजी पढ़ के पता चल जाएगा। अगर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का सवाल आ गया, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पढ़ा रहा हूं, अगर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का सवाल आ गया तो जैसे ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स में कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल रहे थे, पीरियोडिक है तो उस बड़े फार्मूले से, परपेचुअल है तो टेबल में से ढूंढ के, इसमें भी कॉस्ट ऑफ सेल वैसे ही निकलेगी। दोबारा बताता हूं, क्योंकि फिनिश गुड्स हैं ये, मतलब गुड्स हैं, तो इनमें भी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स ही होगी और इनमें भी कॉस्ट ऑफ सेल ही होगी, या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा। फिनिश गुड्स हैं, ये भी बिकेंगी तो कॉस्ट ऑफ सेल ही होंगी। चलिए मैं खुद लिखता हूं, इसके अंदर भी सारी कैलकुलेशंस, फॉर्मेट्स सब वही हैं, इवन के नाम भी वही हैं, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल सब वही हैं। बस सिर्फ फर्क ये है, सिर्फ फर्क ये है, यहां तक पहुंचे फिर बताता हूं, ये है अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स इन्वेंटरी का सवाल आता है, सवाल आने से मुराद यही पूछा होगा ना, उसकी कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कॉस्ट पूछी होगी, वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी पूछी हो सकती है, कॉस्ट ऑफ सेल पूछी हो सकती है, यही होगा, या जनरल एंट्रीज पूछी होंगी तो वो आगे पढ़ानी है मैंने आपको। अभी मंडे को मैंने एनआरबी करानी है, उसके बाद फिर आपको जनरल एंट्रीज करा के तो फिर हम लोग पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी उससे पहले पहले कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछ लेगा, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स पूछ लेगा, या कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पूछ लेगा। तो इसके लिए भी वही सब कुछ है, वैसे ही जैसे ट्रेडिंग बिजनेस में सीखा था। फर्क सिर्फ इतना है
यहां तक पहुंचे? चलिए मैं उर्दू में बताता हूं, खुद अपने अल्फाज में लिखना, जैसे आपका दिल करे वो लिखना। जहां जहां जिस जिस फार्मूले में जिस जिस टेबल में परचेजेस हुआ करती थी, उसकी जगह पर अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। दोबारा सुने, चाहे फाइफो है चाहे वेटेड एवरेज है, जिस जिस फार्मूले में जिस जिस टेबल में परचेजेस लिखा होता था, परचेजेस क्यों होती थी? क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस था तो वो गुड्स परचेज करता था। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करेगा? गुड्स बनाएगा। तो जिस फार्मूले के अंदर भी, जिस टेबल के अंदर भी, जहां पर भी आज तक परचेजेस लिख रहे थे हम, परचेजेस की जगह पर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो कंज्यूम था वो मटेरियल कंज्यूम होता है, गुड्स मैन्युफैक्चर होती हैं। देखें, मटेरियल और गुड्स दो अलग अलग चीजें हैं। पहले ये बात लिख लें, मैं फिर इनको दोबारा समेटता हूं। मैंने ये कहा है कि जितने भी फार्मूले, जितने भी टेबल पहले पढ़े, उनमें सब वैसा ही है, बस जहां जहां जो जो सलूक परचेजेस के साथ हो रहा होता था, अब परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। क्या जी? कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम कुछ नहीं है ना जी। मैं अभी इसको और एक्सप्लेन करता हूं फार्मूला लेके। पहले इतनी बात दोबारा बता रहा हूं कि ट्रेडिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स में जो कुछ भी सीखा था, सब कुछ वैसे ही है, बस जहां जहां जिस जगह भी परचेजेस लिखा होता था, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स करते हुए अब उन कैलकुलेशंस में क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। पहले इसका ना एक सिंपल सा सवाल कर लेते हैं आप, उसके बाद मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का और लंबा चौड़ा खोल के फार्मूला भी लिख देता हूं। पहले सवाल लिखें। अच्छा, जो अभी भी इधर उधर घूम गए, मैं दोबारा अर्ज करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट, और चलो ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये कर रहे थे पिछले 2-3 दिन से। मेनली हमने टॉपिक शुरू किया था क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट से, बात शुरू यहां से की थी। तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट पढ़ रहे थे हम, लेकिन मैंने डिस्कशन स्टार्ट की थी ट्रेडिंग बिजनेस से। तो ट्रेडिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालने के लिए फाइफो, एफको, पीरियोडिक, परपेचुअल, ये सब पढ़ लिया, प्रैक्टिस भी कर ली। अब मैंने कहा है कि अगर ट्रेडिंग की बजाय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो क्या? रॉ मटेरियल का सवाल हुआ तो सब वैसे ही है जैसे पहले सीखा है, बस फर्क यह है कि रॉ मटेरियल सेल नहीं होता, कंज्यूम होता है। बाकी परचेज, ये भी वैसी परचेज होता है जैसे वो ट्रेडिंग की गुड्स होती है। तो सारी कैलकुलेशंस वही हैं, सिर्फ चेंज क्या किया है? जिस मेहनत से आप आंसर कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते थे, अब वो आंसर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कहलाएगा, या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाएगी। फिर उसके बाद अगली बात ये की मैंने कि वर्क इन प्रोसेस तो पढ़ेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग में। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स का सवाल हुआ और उसमें भी ऐसे ही कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स या कॉस्ट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड हुई, तो सारी की सारी वही मेहनतें हैं, सब वही है। बस फर्क ये पड़ेगा कि जहां हमारी मेहनत में परचेजेस आ रही होती थी, उसकी जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएंगे। अब एक सवाल छोटा सा कर लेते हैं, फिर मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे निकलेगी। सवाल लिखिए, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू फिनिश गुड्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। Following information relates to the finished goods of a manufacturing business. For the month of July. For the month of July. For the month of July. ओपनिंग स्टॉक, अभी सब फिनिश गुड्स की बातें हो रही हैं। $240 यूनिट्स, 240 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25 रुपए, एट द रेट ऑफ 25। फिनिश्ड गुड्स वर प्रोड्यूस्ड, फिनिश्ड गुड्स वर प्रोड्यूस्ड during the month. Finished goods were produced during the month in batches. In batches, batch होता है ना, batch. In batches as follows. In batches as follows. In batches as follows. अब वो as follows ये है, बैच 1, 2, 3। जो इस महीने पहला बैच बना उसमें बने 500 यूनिट्स, दूसरे में बने 750 यूनिट्स, तीसरे में बने 300 यूनिट्स, और जो 500 यूनिट्स बने उनकी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आई 14,000 रुपए। जो 750 यूनिट्स बने उनकी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आई 24,000, और जो 300 बने उनकी आई 10,500। देखिए, अगर ट्रेडिंग बिजनेस का सवाल होता तो होता कि जो सबसे पहले खरीदे गए 500 यूनिट्स इतने रुपए के खरीदे, फिर इतने खरीदे इतने रुपए के, फिर इतने खरीदे इतने रुपए के। अब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो अब बात हो रही है इतने बनाए इतने रुपए के, तो वो जो परचेजेस की बात थी उसकी जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया।
ये नोटेड। अच्छा, इसके बाद लिखें टोटल 1450 यूनिट्स, 1450 यूनिट्स, टोटल 1450 यूनिट्स, 1450 यूनिट्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ, वर सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ। रिक्वायर्ड है आपसे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी, यूजिंग कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी रिक्वायर्ड है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी रिक्वायर्ड है, यूजिंग नंबर 1 FIFO मेथड, नंबर 2 वेटेड एवरेज मेथड। अच्छा, ये तो मैंने बताया नहीं कि परपेचुअल के पीरियोडिक, पीरियोडिक आसान होता है, परपेचुअल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? पता ही नहीं कितने यूनिट्स कब बेचें। ये तो मैंने बताया टोटल 1450 बेचें, ये तो नहीं कहा कब कितने कितने बेचें, डेट्स ही नहीं है, तो परपेचुअल तो लगा ही नहीं सकते, तो पीरियोडिक ही है। FIFO से भी कर दें, वेटेड एवरेज से भी कर दें, और कर दें फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकाल दें, क्लोजिंग और कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल दें। क्या अभी आयो हैं? तो फिर लिखा क्यों नहीं? तो करना यार सवाल सवाल फिर। नहीं करना, नहीं करना, समझ क्या नहीं आई? अच्छा, अगर परचेजेस दी होती तो क्या करते? कल आए थे, कल परसों ना यार, ऐसे ना करो। फिर क्या करोगे? कैसे? नहीं करना सवाल। क्या चीज? वो दी है ना मैंने यार, वो यूनिट्स, वो देखो ना। हाँ, नहीं करना सवाल। वालेकुम सलाम। वो उसका अपना काम है, आपका अपना काम है। फर्स्ट डे वेलकम। यार कैलकुलेटर वो यूज करते जो पेपर में लेके जाना है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। नहीं करना तो देख के नोट कर लो यार किसी का क्वेश्चन।
खाली ना बैठना यार, कुछ तो ट्राई करो। हाँ जी, अच्छा जो बच्चे बिल्कुल खाली बैठे हुए ना, इधर उधर देख रहे हैं कि हम समझ नहीं आ रहा क्या करें, कोशिश शुरू किया करें ना यार, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं आ रहा, कुछ शुरू तो किया करें। अब ये गुड्स हैं और बनाई हैं, तो ट्रेडिंग बिजनेस में हम यही कर रहे थे कि खरीदी है, बस खरीदने बनाने का फर्क है। अब अगर हम तरतीब से देखें तो सबसे पहले ओपनिंग फिनिश गुड्स कितने यूनिट्स, 240, कितने के 25, टोटल कितना बन गया 6000। अगर ट्रेडिंग बिजनेस होता तो परचेजेस आ रही होती, जबकि अब आ रही है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो वो जो हमने खरीदे थे यहां पर वो प्रोड्यूस किए हुए हैं। बैच 1 में कितने बनाए 500, कितने के, तो ये नहीं पता चल सकता कि कितने का है 28। दूसरे बैच में बनाए 750, टोटल कितने के 24, 32। और तीसरे बैच में जो बनाए 300 बनाए 10 500 के। अब ये डाटा है, पहले परचेजेस लिखी होती थी, प्रोडक्शन आ गई। क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया होगा 340। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स, हाँ पहले यूनिट्स निकालने पड़ेंगे। ओपनिंग 240 है और प्लस उसमें ये 1550 बनाए माइनस 1450 बेच दिए, तो 340 बच गए। फाइफो होगा तो ये 340, 300 इसमें से होंगे, 40 इसमें से होंगे। तो अगर फाइफो करें तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा 300 यूनिट्स 35 वाले और 40 यूनिट्स 32 वाले। ये हो गए 10 500 के, ये हो गए 12 11 780। अब ये जिनसे नहीं हुआ इसमें बताएं, क्या नहीं समझ आई, पूछें। हुआ भी है किसी से, चलो ठीक है शाबाश। और अगर वेटेड एवरेज करें तो जैसे ओपनिंग और परचेजेस का एवरेज करते थे, अब ओपनिंग और प्रोडक्शन का एवरेज हो जाएगा। यूनिट्स 1790 545, तो एवरेज रेट बन जाएगा 54500 डिवाइडेड बाय 1790, 145 30.44 है। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगी 340 यूनिट्स 30.45 वाले 10353। ये पूछा था मैंने। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे आते हैं डिटेल जी। करते करते वो तो मैंने आपको समझाने के लिए काम किया था, ये इतना सारा ना लिखें, बस इतना काफी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को करता हूं और तफसील से कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे कैलकुलेट हुई होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट होगी अब 3 चीजों से मिलके, यानी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और अब 2 और कौन से होंगे, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। और ये डायरेक्ट लेबर और एफओएच क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके। 2 लाइनें और लिख रहा हूं जो अभी बस आप रटा लगा लें, ये प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो ये बात कुछ समझ आएगी। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ये ऐड होगा और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ये लेस होगा। बल्कि प्रोसेस कॉस्टिंग भी क्या, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे तो फिर समझ आएगी बात, बस अभी सिर्फ रटा ही है। ये होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एफओएच। ये तो हम पहले सीख चुके हैं बात, ये मैंने बगैर समझाए बस ये 2 लाइनें लिखी हैं। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ये ऐड हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस हो जाएगा। क्यों, इस क्यों का जवाब बाद वाले चैप्टर्स में है।
और मैंने भी पहले वैसे बात बता दी है, लेकिन दोबारा बता देता हूं, फार्मूले की शक्ल में लिख देता हूं दोबारा से, चलो, कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। अगर पीरियोडिक है तो वही लंबा वाला फार्मूला, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। पीरियोडिक है, ओपनिंग रॉ मटेरियल जी, परचेजेस, रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं हम, तो परचेजेस, और नेट मतलब परचेज रिटर्न नेट करके, और कॉस्ट ऑफ ऑल आउट्स। पहले मैंने लिखा था अदर देन सेल, तो अब सेल तो नहीं है, अब मैं कह रहा हूं अदर देन इशू टू प्रोडक्शन। मिसालें इसकी भी वही हैं, रॉ मटेरियल भी ओनर लेके जा सकता है, खराब हो सकती हैं, चैरिटी बांटी जा सकती है, मिसालें वही हैं। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस जितना और खरीदा माइनस जितने भी आउट्स हैं इशू टू प्रोडक्शन के अलावा। क्या मतलब इशू टू प्रोडक्शन? जो मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस को इशू हो रहा है, और दूसरा क्या लेस? क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ये वही मैंने बड़ा वाला मामला वही लिखा है, बस पहले ऐसे लिखा था वैसे लिख दिया मैंने, ऐसे ही दोबारा लिख दिया, वरना ये बात में पहले कह चुका था कि सेम है, मैंने फिर भी दोबारा लिख दिया कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अगर पीरियोडिक हो तो ऐसे निकाल रहे होंगे। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहेंगे इसको कि इतने रुपए का मटेरियल कंज्यूम हो गया। पीरियोडिक है तो ये बड़ा वाला फार्मूला, और परपेचुअल हुआ तो वो टेबल से ढूंढना पड़ेगा। है इन्वेंट्री कार्ड, स्टॉक कार्ड, स्टोर कार्ड, एक ही बात है। पेज नंबर पेज नंबर 7 पे आए, इलस्ट्रेशन 6 पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। पेज 7 इलस्ट्रेशन 6 पढ़ लीजिए, मैं बोर्ड पे करता हूं। अच्छा एक चीज और देख लें, मुझे उम्मीद है काम की लगेगी, तो वो भी लिख लें आप। एक होता है रॉ मटेरियल स्टोर, इसमें क्या होगा? रॉ मटेरियल ला के रखते होंगे, यानी खरीद के लाते होंगे, फिर यहां से कहां जाएगा? प्रोडक्शन प्रोसेसेस को इशू हो जाएगा, यानी बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं उनमें चला जाएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस आ गया। फिर इसके बाद आगे क्या होगा? बन गई चीजें, अब वो चीजें बन के कहां जाएंगी? फिनिश गुड्स का स्टोर होगा, फिनिश गुड्स स्टोर कह लें, वेयर हाउस कह लें। इससे क्या पता चल रहा है? जो रॉ मटेरियल के स्टोर के खर्चे हैं ना, वो भी फैक्ट्री के खर्चे हैं, यानी एफओएच हैं, लेकिन जो फिनिश गुड्स के स्टोर के खर्चे हैं वो फैक्ट्री का खर्चा नहीं है, मतलब वो एफओएच नहीं है। तो रॉ मटेरियल स्टोर के खर्चे एफओएच का हिस्सा होते हैं, एफओएच। लेकिन जो फिनिश गुड स्टोर का खर्चा है वो एफओएच का हिस्सा नहीं है, यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल नहीं होता है, ये वैसे सेलिंग एक्सपेंस होता है। दोबारा, एक रॉ मटेरियल का स्टोर है। देखें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वेंट्री की 3 शक्लें हैं, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोसेस है, फिनिश गुड्स है। रॉ मटेरियल कहां संभाल के रखा होगा? स्टोर में, ये रॉ मटेरियल का स्टोर है। वर्क इन प्रोसेस कहां होगा? वो तो मशीनों के अंदर होगा। फिनिश गुड्स कहां होगा? वो भी स्टोर में संभाल के रखा होगा। तो जो रॉ मटेरियल स्टोर है वो फैक्ट्री ही का हिस्सा है, तो रॉ मटेरियल स्टोर के जो खर्चे हैं वो भी एफओएच के अंदर शामिल है। लेकिन फिनिश गुड स्टोर ये प्रोडक्शन के बाद की चीज है, तो फिनिश गुड स्टोर के खर्चे प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। अगर ये दायरे शायरे बना भी लिए हैं तो फिर भी ये बात लिख लें कि जो रॉ मटेरियल स्टोर के खर्चे हैं वो एफओएच का हिस्सा हैं, फिनिश गुड स्टोर के खर्चे एफओएच का हिस्सा नहीं होते। एफओएच क्या होता है? वो क्या होता है? हमने फैक्ट्री के सारे खर्चों को कुछ टाइप्स में बांटा था। एक तमीज की थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एतबार से, एक तमीज की थी फिक्स्ड और वेरिएबल के एतबार से। डायरेक्ट खर्चा वो होता है जो एक यूनिट की कॉस्ट में कितना लगेगा पता है, और जो ये नहीं होता वो इनडायरेक्ट है, उसको एफओएच कहते हैं। चले इलस्ट्रेशन 6 पढ़ लें, मैं करता हूं बोर्ड पे। एक सवाल ये बोर्ड पे कर देता हूं, एक आपको होमवर्क दे देता हूं। पेज 7 इलस्ट्रेशन 6 पढ़ लें, मैं करता हूं। जी कौन सा खर्चा? तो वो सेलिंग एक्सपेंसेस है, वो फैक्ट्री का खर्चा नहीं है। हाँ, उसके अलावा एडमिन सेलिंग खर्चा है वो। छोटा सा सवाल है यार,
लेकिन पढ़ेंगे तो मैं करूंगा। जी जी, हाँ जी, क्या हो गया? इधर किधर? इलस्ट्रेशन 6 पढ़ लें जल्दी से, मैं करूं बोर्ड पे। और इलस्ट्रेशन 8 आपका होमवर्क है। होमवर्क करना है यार, प्लीज है। क्या हुआ? प्लीज है, प्लीज सर, सर प्लीज होमवर्क करिएगा। करना है होमवर्क, अभी पढ़े, मैं करता हूं बोर्ड पे। अच्छा, होमवर्क के बारे में एक बात बता देता हूं। ये एक बिजनेस है जो ऑयल बेचता है, कुकिंग ऑयल। तो झोलियां भर भर के बेचता होगा है, लोग लाइनों में लगे होते हैं, झोलियां भर भर के लेके जा रहे होंगे। तो कोई पैकेट्स होते होंगे, कोई लीटर की पैकिंग होगी, कोई 5 लीटर की पैकिंग होगी। तो अब वो जो प्रोडक्ट है वो 5 लीटर का पैक है। मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कौन कौन सा हुआ उसमें? ऑयल भी हुआ और वो पैकेट भी हुआ। तो इस होमवर्क वाले सवाल में एक वैसे रॉ मटेरियल भी लिखा हुआ है और पैकिंग मटेरियल भी लिखा हुआ है, ये दोनों ही डायरेक्ट मटेरियल है। अभी मैं कर रहा हूं 6। क्या रिक्वायर्ड है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और चूंकि ये डायरेक्टली नहीं दी हुई। अच्छा, अभी मैं आपको मैं अब से ऑनवर्ड जो बोर्ड पे सवाल किया करूंगा ना, इससे पहले तो बस ऐसी छोटी मोटी सेशन है, लेकिन आइंदा जो बोर्ड पे सवाल किया करूंगा मेनली पास्ट पेपर्स ही होंगे। तो उनमें मैं ये चीज भी ख्याल रखूंगा कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करना। तो अच्छा तरीका ये होता है कि जो सवाल की रिक्वायरमेंट है वहां से शुरू करें, और बाकी जो फिगर्स नहीं दी हुई निकालनी पड़ रही हैं। ये पीआरसी नहीं है कि कैलकुलेटर पे किया और क्लिक कर दिया। इसमें आपको वर्किंग्स प्रेजेंट करनी पड़ेंगी। ये वर्किंग्स आपके सॉल्यूशन का हिस्सा होती हैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पूछा है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नहीं पता, ये अलग से वर्किंग बन कर दी, यानी ये सॉल्यूशन है, इसी के नीचे आगे वर्किंग बन। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा? तरतीब से चल लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 में क्या है? ओपनिंग रॉ मटेरियल। पॉइंट 1 में परचेजेस हैं, तो कितने की परचेजेस? 96100। अच्छा, अब ये ना ग्रुप में भी किसी बच्चे ने पूछा था, अब यहां पर वो दोबारा डिस्कस करता हूं। मुझे लगता है शायद पहले क्लास में ये बात हुई भी है, मुझे लग रहा है ऐसा नहीं, तो चले अब कर लेता हूं। ये जो डिस्काउंट दिया हुआ है, ये इसमें से 96,100 में से लेस हुआ हुआ या होना है अभी? कैसे पता? अलग से दिया हुआ है। अगर ये लिखा होता ना परचेज प्राइस के साथ ब्रैकेट के अंदर और लिखा होता नेट ऑफ डिस्काउंट इतना, तो फिर ये 95-96,000 ऑलरेडी नेट होता। अब अगर वो डिस्काउंट अलग दे रहा है, प्राइस अलग दे रहा है, तो डिस्काउंट अभी माइनस करना है। तो डिस्काउंट माइनस कर, बल्कि एक चीज मिस कर दी मैंने, सॉरी, ओपनिंग रॉ मटेरियल। जी, ओपनिंग रॉ मटेरियल नीचे दिया हुआ कहीं, क्या जी? अब आ जाएंगी परचेजेस। ये कर रहा हूं मैं, ये इधर इधर ये कर रहा हूं मैं जी। अगर लिखा हुआ है ना डिस्काउंट के साथ सब्जेक्ट टू, तो वो भी अभी माइनस होना है। परचेज 96,100 और इसमें से अभी माइनस होना है 3290। कितना? 92। और कोई आउट? पॉइंट 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 4 में। हाँ जी, ये है ना मटेरियल फेंका है हमने, बेकार हो गया है। लास्ट पॉइंट, बिल्कुल लास्ट पॉइंट, मटेरियल स्टोर के अंदर ये मिस हैंडलिंग की वजह से जाया हो गया, तो ये मटेरियल लॉस्ट कितना? ये चीज ना, ये 1560। और क्लोजिंग रॉ मटेरियल 8500। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गया 89550। 89550 ये हो गई डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और क्या चाहिए? हाँ जी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अच्छा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट उन वर्कर की वेजेस होती हैं जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, ऐसे ही है। अच्छा, ये एक और बात बता रहा हूं, देखें, अगर तो ये अंडरस्टूड है तो बेशक ना लिखना, अगर नहीं काम की लगे तो लिख लेना। शुरू में मैंने खर्चों को बांटा था, तो ये एक अलग कैटेगरी में, ये अलग से डिस्कशन थी, अलग से डिस्कशन थी। ये फैक्ट्री को कोई और खर्चे थे और वो किसी और फैक्ट्री को कोई और खर्चे थे। फिर उसी फैक्ट्री के वही सारे खर्चे अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट से डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये टाइप्स बांटी थी। उन्हीं खर्चों को जब वेरिएबल फिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया था तो ये खर्चे बांटे थे। मिसाल के तौर पे डायरेक्ट मटेरियल है, अब वो जो मटेरियल प्रोडक्ट में लग रहा है, अगर इस तरीके से देखें तो वो क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल, और अगर उसी को इस तरीके से देखें तो वेरिएबल होगा। इसी तरह वो वर्कर जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इंगेज्ड है, उनका खर्चा इनमें से है डायरेक्ट और इनमें से
वेरिएबल। तो ये जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर होते हैं ना, ये पक्के पक्के वेरिएबल होते हैं। फैक्ट्री का रेंट इधर देखें तो क्या है, फैक्ट्री का रेंट एफओएच, अगर इस एतबार से बात करें तो फिक्स्ड है। प्लांट एंड मशीनरी का फ्यूल इधर देखें तो एफओएच है, इधर देखें तो वेरिएबल है। तो एफओएच वेरिएबल भी हो सकता है, एफओएच फिक्स्ड भी हो सकता है। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वेरिएबल ही होते हैं, एफओएच फिक्स्ड भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकते हैं। अब डायरेक्ट मटेरियल से आगे क्या लिखना है, डायरेक्ट लेबर। कहां है डायरेक्ट लेबर सवाल में? पॉइंट नंबर 1 में कोई चीज रह गई हो, कोई अंग्रेजी ना समझ आ रही है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, ये जो पॉइंट 2 का टेबल बना हुआ है ना, ये टेबल समझें। मुख्तलिफ खर्चे बताए हुए हैं और वो खर्चे कहां कहां हुए हैं वो कॉलम्स में लिखा हुआ है। जाग रहे हैं? खर्चे क्या क्या हैं, सैलरीज, वेजेस, डेप्रिसिएशन, रेंट, यूटिलिटीज, ये आगे कॉलम्स क्या हैं? यही खर्चे इन जगहों के हैं। यानी अगर फैक्ट्री की सैलरीज, फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की यूटिलिटीज देखनी है तो फैक्ट्री कॉलम में आ रहे हैं। हेड ऑफिस के खर्चे वहां आ रहे हैं, सेल ऑफिस, वेयर हाउस स्टोर को कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ जगहों के यही वाले खर्चे दिए हुए हैं। हमें अभी यहां क्या चाहिए, फैक्ट्री के खर्चे। और डायरेक्ट मटेरियल के नीचे क्या लिखना है, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्या होता है, वर्कर्स के पैसे। इन खर्चों में से कौन सा, सैलरीज एंड वेजेस। और सैलरीज एंड वेजेस भी कौन से कॉलम वाला, फैक्ट्री वाला। स्टेरिक लगा के नीचे एक बात लिखी हुई है कि ये जो 9200 लिखा नजर आ रहा है, इसमें से 75% ऐसा है जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करेगा। तो ये डायरेक्ट बता रहा होगा फिर। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाएगी 9200 का 75, 6900। और देखें सैलरीज वेजेस हैं तो वर्कर्स के पैसे हैं, फैक्ट्री तो फैक्ट्री के लोगों के हैं। इनमें से 75% प्रोडक्शन के साथ वेरी करेगा। यानी वो ये कह रहा है कि सैलरीज वेजेस में से 75% वेरिएबल है। आल्दो कि उसको ये भी बताना चाहिए था कि डायरेक्ट है कि नहीं, तो हमने लेना तो डायरेक्ट है, चाहिए था डायरेक्ट। तो फिर ये इसी वजह से कि चूंकि वो वेरिएबल कहा हुआ है तो यकीनन ये डायरेक्ट लेबर ही होगा। और बाकी 25% वो फिक्स्ड है, वो फिर एफओएच होगा। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच। अब एफओएच की लिस्ट हो सकती है पूरी, देखते जाते हैं क्या क्या है। डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया। अब देखें और क्या क्या खर्चे हैं फैक्ट्री के। सबसे पहले तो यही सैलरीज वेजेस आ गई, कितनी, 25%। 9200 का 25 कितनी। और आगे डेप्रीसिएशन, कौन सी वाली, फैक्ट्री वाली, कितनी, 3500। और रेंट फैक्ट्री वाला 3640। और यूटिलिटीज फैक्ट्री वाली कितनी, 27। अच्छा, इसमें ना मैं एक तरीके से यहां लिख रहा हूं और एक जबानी बता देता हूं। अभी मैंने बताया था, वहां मिटा दिया, कि रॉ मटेरियल का जो स्टोर है वो भी फैक्ट्री का ही हिस्सा है। तो इन सारे कॉलम्स में से जो फैक्ट्री का कॉलम है वो तो है फैक्ट्री का, लेकिन जो सेकंड लास्ट कॉलम है रॉ मटेरियल का स्टोर, उसके खर्चे भी फैक्ट्री के अंदर आने हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि फैक्ट्री के सारे खर्चे लिख के उसके बाद कहते हैं रॉ मटेरियल स्टोर के खर्चे, और उन सबको ऐड कर दें, बताते जाए क्या क्या है। सैलरीज वेजेस 8, 384, 150 है। रॉ मटेरियल देखें ना, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स तो फैक्ट्री का हिस्सा नहीं माना जाएगा ना। कितना आ गया, 18। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते थे कि फैक्ट्री वाले कॉलम के खर्चे लिखे और रॉ मटेरियल वाले इकट्ठे कर दिए। और ये भी कर सकते थे कि सैलरीज वेजेस लिखते 2300 प्लस 860, डेप्रिसिएशन लिखते 3500 प्लस 150, यूटिलिटीज लिखते 2780 प्लस 380। ये भी कर सकते थे, पता नहीं मैंने फिगर आगे पीछे ना बोल दी हो कहीं। और कोई खर्चा, पॉइंट 2 हो गया पूरा। पॉइंट 3, बस पॉइंट 3 का क्या काम है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 1980 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1600। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएंगे। इलस्ट्रेशन 8 करके आइएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।